हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। पिछली वीडियो में हमने एपी के बेसिक्स टर्म सीख लिए थे और आज हम उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें आपको ये बताना है कि जो भी सिचुएशन दे रखी है उसमें से एपी कहाँ कहाँ फॉर्म हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ठीक है, तो हम पहला पार्ट कर लेते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यहाँ पे कह रहा है कि आपको बताना है कि एक टैक्सी का किराया एपी में होगा या नहीं होगा। अगर पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी चार्ज करती है 15 किलोमीटर और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर यानी हर अगले किलोमीटर के लिए जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, ₹8। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और पता लगाते हैं कि एपी में है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पहले किलोमीटर के लिए चार्जेस फिक्स्ड हैं ₹15, तो आप लिख देंगे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, ये पहला टर्म है, पहला किलोमीटर है, इसको हम ए लिख देते हैं। ठीक है जी, चलिए इसके बाद फॉर नेक्स्ट किलोमीटर। ठीक है ना, ओके, फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब आपको बताना है 2 किलोमीटर के लिए। पहला किलोमीटर के लिए तो 15 था, 2 किलोमीटर के लिए भी क्या रहेगा कि जो पहले ₹15 हैं पहले किलोमीटर के लिए वो तो फिक्स्ड ही रहेंगे, और हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 चार्ज लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ₹15 प्लस ₹8 इज इक्वल टू ₹23। ठीक है, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 और दूसरे किलोमीटर के लिए 15 प्लस 8 यानी कि 23। ओके, इसे क्या कर लेंगे आप लोग, इसे मान लेंगे A2। ये A2 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, फेयर फॉर 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के लिए ये पूछ रहा है कितना होगा। ओके, तो याद रहे, देखिए 2 किलोमीटर के लिए आपने कितना निकाला था, ₹23 निकाला था, और उसके बाद एक और किलोमीटर जाना है तो हर एडिशनल किलोमीटर के लिए ₹8 हैं। 23 आप पहले ही निकाल चुके थे, तो ये कितना हो जाएगा, ₹23 प्लस ₹8 यानी कि ₹31। कितने रुपए हो जाएंगे, ₹31, और ये हो जाएगा आपका तीसरा टर्म। ओके, ऐसा करते हैं 4 टर्म निकाल के देख लेते हैं। ओके, चलिए अब 4th टर्म देख लेते हैं। यहाँ पे फेयर फॉर 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के लिए, तो ये हो जाएगा रुपीज़, यहाँ पे 31 लगा था 3 किलोमीटर के लिए, तो 31, और अगला 1 किलोमीटर उसके लिए ₹8, तो हो जाएगा ₹39, और ये हो जाएगा A4। पहले किलोमीटर के लिए 15 लगे, जब 2 किलोमीटर चले तो 23 लगे, 3 किलोमीटर चलने के बाद 31 लगे, और 4 किलोमीटर चलने के बाद ₹39 यानी कि ₹39 लगे। ओके, तो आपको ये बताना है कि ये जो फेयर हैं, ये फेयर हैं 15, 23, 31, 39, ये एपी में हैं या नहीं है। ठीक है, ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हमारे को पता है ए। ओके, तो हम लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू 15, A2 इज़ इक्वल टू 23, A3 इज़ इक्वल टू 31 और A4 इज़ इक्वल टू 39। इनके बीच का डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं, इस टर्म में से इसके प्रीसीडिंग टर्म का, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगर हर बार सेम रहा तो एपी है, और नहीं रहा तो एपी नहीं है। ठीक है जी, चलिए तो हम यहाँ कर लेते हैं A2 माइनस A यानी कि 23 माइनस 15, 8 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अब कर लेते हैं A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 31 माइनस 23, ये भी 8 आ रहा है। अब अगला देख लेते हैं A4, A4 कितना है, A4 39 है। ओके, और इसका पिछला टर्म 31 है, तो A4 माइनस A3 इज़ इक्वल टू 39 माइनस 31 इज़ इक्वल टू 8। तो हर केस में आप देखेंगे ये यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस हर केस में सेम आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ओके, यानी कि ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉमन डिफरेंस। ओके, चलिए तो आप इसका आंसर लिख देंगे, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। ओके, तो
here difference between a term and its preceding term is always same, so it forms an AP। इसलिए ये एक AP बनाता है। ठीक है, अगर आपके मन में ज़्यादा ही श्रद्धा है तो आप ये भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप यहाँ लिख देंगे D इज़ इक्वल टू A। ठीक है, ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही पूछ रखा है। ओके, यहाँ पे आपने ये भी बता दिया कि इट फॉर्म्स एन AP, और वाई, तो यहाँ हो गया डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। ठीक है, ये वैसे बताना ना बताना ज़रूरी नहीं है, बट आपने निकाली है तो बता ही देते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर एयर भरी हुई है। ओके, तो ये कह रहा है कि जो एक वैक्यूम पंप है, एयर में से, मतलब कि जो भी आपकी टोटल एयर है उस सिलेंडर के अंदर, उसमें से 1/4 पार्ट जो भी एयर का है वो निकाल लेता है, यानी कि 1/4 ऑफ द एयर। जो भी सिलेंडर के अंदर एयर है उसमें से 1/4 एक बार में निकाल लेता है। तो आपको बताना है कि ये प्रोसेस अगर बार बार दोहराया जाए तो ये AP में होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, उससे आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपके पास कोई एक सिलेंडर है। ओके, जैसे हमने मान लिया हमारे पास एक ये सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, और इसके अंदर जो हमारे पास एयर भरी हुई है, ओके, एयर सेंटीमीटर क्यूब में मान लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो भी हमारे पास एयर है वो है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इस सिलेंडर के अंदर 64 सेंटीमीटर क्यूब एयर है। इसमें से क्या कह रहा है, 1/4 एयर जो है निकाल ली गई। ठीक है, किसकी मदद से, एक वैक्यूम पंप की मदद से। तो पहले तो ये हुआ, दूसरा अब ये जो हमारे पास सिलेंडर बचा है इसमें से 1/4 एयर निकल चुकी है। पहले कितनी थी इसमें एयर, पहले इसमें 64 सेंटीमीटर क्यूब थी, अब 1/4 निकाली जा चुकी है, इसमें से 1/4 निकाली जा चुकी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कि अब जो इसके अंदर एयर बची है वो बची है 64/4, यानी कि 16 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो 16 सेंटीमीटर क्यूब एयर है वो इसमें से निकाली जा चुकी है। तो अगर हम बात करें कि इसके अंदर अब एयर बची कितनी है, तो वो बचेगी 64 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 16 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 48 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, पहले 64 थी, 16 निकाल ली गई। ओके, तो अब हमारे पास कितनी बची, 48 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ बची आपके पास 48 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो अब हमने सिलेंडर ले लिया। अब देखिए इसमें से जो भी बची हुई एयर थी, 48 सेंटीमीटर क्यूब एयर थी, इसमें से 1/4 एयर जो है वो दोबारा निकाल ली गई। दोबारा निकाल ली गई यानी कि 48 थी, उसका 1/4 फिर से निकाल लिया गया, यानी 48/4 कितना होगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, 12 सेंटीमीटर क्यूब इस सिलेंडर में से एयर निकाल ली गई है। ठीक है, इसका मतलब 48 थी और 12 निकाल ली गई है, तो 48 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 12 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो पहले 64 सेंटीमीटर क्यूब थी, फिर 48 सेंटीमीटर क्यूब हुई, और अब हो गई 36 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके अंदर बची है कितनी, 36 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एक और 4 स्टेप्स कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हमने एक और सिलेंडर, वही वाला सिलेंडर ले लिया है। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि इसके अंदर कितनी एयर बची है। ठीक है जी, तो 36 सेंटीमीटर क्यूब एयर बची थी, उसमें से 1/4 फिर से निकाल लिया गया, यानी कि 36/4, यानी कि 9 सेंटीमीटर क्यूब एयर इसके अंदर से निकाल ली गई है। अब अगर 9 सेंटीमीटर क्यूब एयर इसके अंदर से निकाल ली गई है तो बची कितनी है, 36 थी, तो 36 माइनस 9 यानी कि 27 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कितनी एयर बची है, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पहले हमारे पास कितनी एयर थी, 67 सेंटीमीटर क्यूब, फिर कितनी एयर हुई, 48 सेंटीमीटर क्यूब, फिर 36 सेंटीमीटर क्यूब, और उसके बाद 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो भी टर्म आ रहे हैं
ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो यानी कि पहला टर्म जो हमारे पास हुआ ए, वो कितना हुआ, ये ए हुआ, ए 64 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, A2 48 हो गया, A3 ये 36 हो गया, और ये हो गया आपका A4 कितना हो गया 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो वो चेक करने का तरीका क्या है कि एक टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म यानी कि उसके पिछले टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो 48 में से हम 64 सब्ट्रैक्ट करते हैं, A2 माइनस A, तो हो जाएगा 48 माइनस 64, तो ये कितना आ जाएगा -16। ओके, -16 आ गया ये। अब क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 48 यानी कि -12। समझ में आई आप लोगों को बात। और वैसे तो देखो डिफरेंस अलग हो चुका है, यानी कि इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि भैया ये एपी में नहीं है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वैसे तो अब ये वाला हम करें, अगर 27 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करें तो भी डिफरेंट ही आएगा। तो यहीं पे आपको पता चल चुका है कि ये एपी में नहीं है, बट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 कितना था 27 था, तो क्या 27 माइनस 36 इज इक्वल टू -9। समझ में आ गया आप लोग को बात। यानी कि ये जो है हर बार आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, तो ये एपी में नहीं है। तो आप लिख देंगे हेयर difference between a term and its preceding term is not same, हर बार सेम नहीं है, so it doesn't forms an AP, इसलिए ये एपी नहीं बनाता है। इस क्वेश्चन को कई सारे टीचर मतलब आप एग्जांपल के थ्रू करें तो भी सही कह देंगे, बट अगर आप चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, या तो आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि लेट द एयर इन द वेसल इज़ 64 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो आप एयर जो है वेसल के अंदर उसे एक्स मान सकते हैं। कैसे, ये आपने वेसल ले लिया, अपना सिलेंडर ले लिया ये, और इसके अंदर एयर कितनी है, इसके अंदर एक्स एयर है। ओके, इसके बाद सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में इसके अंदर कितने एयर होगी, भाई इसके अंदर तो x थी और 1/4 ऑफ x रिमूव कर लिया गया, यानी कि x माइनस 1/4 ऑफ x। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 4 आ गया। ओके, और इधर हो जाएगा 4x माइनस 1x, हो जाएगा 3x/4। ठीक है, इसके अंदर कितनी एयर हो गई, 3x/4 हो गई। इसके बाद यहाँ पे कितनी एयर थी, 3x/4 एयर थी। ठीक है, उसमें से उसका भी 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4 कितना होगा, यानी 3x/4 का भी /4, ये हो जाएगा 3x/16, 3x/16, तो 16 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 12x माइनस कितना हो जाएगा ये 3x, तो ये हो जाएगा 9x/16। ठीक है, आप इस तरीके से भी करके दिखा सकते हैं। जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट आएगा, थर्ड में से भी जब आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाया नहीं। आपको उस तरीके से समझाने से वैल्यू मिली तो समझ आ गया होगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो एग्जाम में ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बस ये ध्यान रखना कि जो टर्म है वो कितने रहें, 4। ठीक है, चलिए अब करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for first meter and raises by ₹50 for each subsequent meter। यानी कि आपको ये बताना है कि एक कुआं खोदना है, उसके लिए जो कॉस्ट है वो एपी में है या नहीं है। अगर पहले मीटर के लिए ₹150 चार्जेस हैं और उसके बाद हर अगले मीटर के लिए ₹50 चार्ज होंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इसे। ठीक है, जैसे कि आपको एक ही कुआं खोदना है, वेल है ये, ये मान लिया ये 1 मीटर मार्क है, ये मान लिया ये 2 मीटर मार्क है, ये मान लिया ये 3 मीटर मार्क है, ये मान लिया ये 4 मीटर मार्क है, ये मान लिया ये 5 मीटर मार्क है, नीचे भी होगा बहुत, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि पहले मीटर के लिए कितने चार्जेस हैं, ₹150, यानी कि
फर्स्ट मीटर के लिए कितने चार्जेस हैं, 150 रुपीज़। ओके, हर अगले मीटर के लिए 50-50 रुपये ऐड होते जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 50, फिर से 50, फिर से 50, फिर से। ओके, तो 50-50 रुपीज़ आर एडिंग फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो आपको देखो, ये तो वैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस करने के बाद अब आपको ये देख के ही पता चल गया होगा कि ये एपी में है, केवल आपको सॉल्व करके दिखाना है। कैसे भाई, देखो 150 है, फिर 50 ऐड होगा, फिर 50 ऐड होगा, फिर 50 ऐड होगा, फिर 50 ऐड होगा, तो कॉमन डिफरेंस तो पहले ही आपको उसने दे दिया कि 50 है, तो आपको पता तो चल चुका है। बस अब इसे सॉल्व करके हम दिखा देते हैं। ओके, तो पहले मीटर के लिए यानी कि कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर इज इक्वल टू रुपी 150, है ना। पहले मीटर के लिए 150 रुपये, 150। कॉस्ट फॉर 2 मीटर 150 प्लस 50, है ना, कितना होगा, 200 हो, है ना। ओके, कॉस्ट फॉर 3 मीटर ये हो जाएगा 200 प्लस 50 यानी कि 250 रुपीज़। ठीक है, कॉस्ट फॉर 4 मीटर तो हो जाएगा 250 प्लस 50 यानी कि 300 रुपीज़। ठीक है ना। तो ये जो हमने निकाल लिए, पहले मीटर के लिए 150 लगे, दूसरे के लिए 200 लगे, तीसरे के लिए 250 लगे, चौथे के लिए 300 लगे, यानी 4th मीटर तक करने के लिए। तो हम इस हिसाब से इन्हें टर्म्स लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारा पहला टर्म है ए कितना आ रहा है, 150 आ रहा है। ओके, दूसरा टर्म A2 200 आ रहा है, तीसरा टर्म A3 250 आ रहा है, और चौथा टर्म A4 300 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर सेम आया तो AP में है, डिफरेंस अगर सेम नहीं आया तो AP में नहीं है। ठीक है, चलो डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं इनका फिर। तो पहले कर लेते हैं A2 माइनस A, तो A2 माइनस A ये हो जाएगा 200 माइनस 150, कितना आ गया, 50 आ चुका है। ओके, अब कर लेते हैं A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 ये कितना आया, ये आ गया 250 माइनस 200 इज इक्वल टू ये भी 50 आ गया, है ना। फिर आपका क्या है, A4 माइनस A3 ये कितना आया, 300 माइनस 250 ये भी कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखिए हर जगह डिफरेंस कितना है, 50 है, यानी कि ये क्या है, AP में है। ठीक है ना, तो आप लिख देंगे हेयर डिफरेंस बिटवीन अ टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये ज़्यादा मिडिल क्लास लग रहा है। चलो, तो इज़ ऑलवेज सेम, सो इट फॉर्म्स एन AP। ये क्या है, ये एक AP बना रहा है। ठीक है जी, तो समझ आ गया आपको। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो आपको बताना है कि एक अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपये जमा किए गए हैं, 8% पर एनम जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और कौन सा इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपको बताना है। और मैं 100% श्योर हूँ कि तुम में से आधे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी भूल चुके हो। कोई नहीं, कर लेते हैं अभी सॉल्व। देखो एक चीज़ याद रहे हमेशा, जब भी सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा AP बनाता है और कंपाउंड इंटरेस्ट AP नहीं बनाता। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ AP नहीं बनने वाली। ठीक है, बट अपने दिमाग में एक बात हमेशा घुसा के रख लो कि सिंपल इंटरेस्ट AP बनाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट AP नहीं बनाता। अपनी कॉपी में नोट कर लेना ये। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट AP, कंपाउंड इंटरेस्ट AP नहीं बनाता। ठीक है जी, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं और सॉल्व करते हैं इसे।
तो कह रहा है कि भाई 10,000 रुपये इसने जमा करे, 10,000 रुपये जमा करे, यानी कि जो फर्स्ट टर्म होगा वो तो 10,000 ही हो जाएगा, है ना। तो ए कितना हो गया आपका, ए हो गया ₹10,000। ओके, चलिए अब क्या कह रहा है कि 8% पर एनम इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या, कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ओके, तो हम पहले निकाल लेते हैं, A2 निकाल लेते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n क्या होता है, n होता है टाइम। ओके, तो यहाँ पे टाइम क्या है भाई, ईयर के हिसाब से है, कंपाउंडेड यहाँ पे एनुअली होगा, एनम दे रखा है, तो n 1 साल के लिए n की वैल्यू होगी 1। ओके, तो प्रिंसिपल यहाँ पे आपका कितना है, प्रिंसिपल है 10,000 तो जाएगा 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8 है, जाएगा 8 अपॉन 100 टू द पावर 1। ओके, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, 100 यहाँ आ गया, हो गया 100 प्लस 8 टू द पावर 1। फर्दर सॉल्व करेंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000, 100 प्लस 8 108 हो जाएगा, और अपॉन में 100 है, पावर देखो यहाँ पे कितनी है, 1 है। ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो 100 है, इससे 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब 100 की मल्टीप्लाई 108 से होगी तो ये कितना आ जाएगा, 10800। ओके, तो A2 कितना आ चुका है, A2 आ चुका है 10800। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब A3 निकाल लेते हैं। A3 भी सेम इसी फॉर्मूले से लगेगा, केवल क्या होगा यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 2। क्यों, क्योंकि अब उसे 2 साल के लिए रख दिया गया है। ओके, तो इसे इरेज कर देता हूँ मैं। चलो A3 निकाल लेते हैं, A3। अब A3 में क्या है भाई, फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो P1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, तो जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100 टू द पावर 2 हो जाएगी पावर, 2 साल के लिए है। सॉल्व कर लेते हैं अब इसे, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 4 1 प्लस, तो वही हो जाएगा, सॉल्व करते हैं, 100 हो गया, 100 प्लस 8 यहाँ पर टू द पावर 2 है। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा 108 अपॉन 100। अब इसकी पावर 2 है तो 108 अपॉन 100। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया 108 इंटू 108, ये कितना होगा, ओके, ये हो जाएगा 11,664। तो ये क्या आ गया आप लोग का, A3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या आ गया आप लोग का, थर्ड टर्म आ चुका है। ओके, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या रहता है, AP नहीं बनती है। यहाँ पे हम पता लगा लेते हैं क्यों नहीं बनती है, तो देख लेते हैं। A कितना है आपका, A 10,000 है, A 10,000 है। A2 कितना है आपका, A2 है आपका 10800, और A3 कितना है आपका 64। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। ओके, तो इसे मैं रेस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले कर लेते हैं A2 माइनस A, 10800 माइनस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ चुका है, डिफरेंस आया है यहाँ पर 800। ओके, अब इस केस में देख लेते हैं। ठीक है, इसमें से जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 864। ओके, तो यहाँ पे कितना था, 800 था, यहाँ पे कितना था, 864 था, तो डिफरेंस क्या हो चुका है, अलग हो चुका है, यानी कि ये AP में नहीं है। देखो मैंने केवल 3 स्टेप करे हैं, अगर आपके अंदर श्रद्धा ज़्यादा हो तो आप 4 स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो 3 ही कर रहा हूँ, आप लिख दीजिए हेयर डिफरेंस बिटवीन a term and its preceding term
is not same, so it doesn't forms an AP, इसलिए ये एक AP नहीं बनाते हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? अगर नहीं आया कोई भी पार्ट आपको समझ, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए।